बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों ने जिसे कहते हैं अगर अददी अक्सरियत थी, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे पहले नंबर पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से जो इस वक्त वहां मौजूद है वो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन तीनों जमातों ने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसे कहते हैं अमरीकी साजिश का बयानिया और अपनी हुकूमत की बरतरफी यानी कारकर्दगी नहीं बल्कि बयानिए पर इंतखाब लड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज दो के बयानिए पर इलेक्शन लड़ा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जरदारी डॉक्ट्राइन यानी मफाहमत के तहत इलेक्शन लड़ा। और जरदारी डॉक्ट्राइन के नतीजे में इस वक्त जो अददी अक्सरियत कौमी असम्बली की हम देखते हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तीसरे नंबर पर नजर आती है। लेकिन अगर 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजों की सूरत में जो चीजें अब तक मुकम्मल हुई हैं, सदर का इलेक्शन आज हो चुका है, तो तमाम जो आईनी ओहदे हैं उनकी तकसीम एक तरीके से पूरी हो चुकी है। तो उस पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो इन इंतखाबात की फातेह हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है, यानी सरबराह मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, मुतवक्को चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीसरे नंबर पर होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जो दीगर जमातें हैं उन पर हावी नजर आती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज और पंजाब तक महदूद है, 2 सूबों में उनके पास गवर्नर हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर उनकी हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में अपोजिशन में बैठी है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, और अगर कोई सियासी एडवेंचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना भी चाहे कभी तो उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत होगी। ये इस वक्त का सियासी मंजरनामा है। आज इस सारे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो डिस्टिंग्विश पैनल होगा उसमें अली गौहर बलोच, नईम हैदर पंचौता और हसन मुर्तजा होंगे। अली गौहर बलोच का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, नईम हैदर पंचौता पीटीआई से और हसन मुर्तजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में जरा बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के एक हेल्थ कार्ड के स्कैंडल का, सेहत इंसाफ कार्ड जिसे सक्सेस स्टोरी कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी, लेकिन उसके जो स्कैंडल्स हैं अब वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए। लास्ट सेगमेंट में उस पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा हसन मुर्तजा साहब से। हसन मुर्तजा, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो हालिया इंतखाबात हुए, अगर नेशन वाइड कैंपेन किसी जमात ने की तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आपको लगता है कि नेशन वाइड कैंपेन से पहले आसिफ अली जरदारी ने जो प्लान 2008 के हिसाब से अपने कार्ड सेट किए थे, आज उसके नताइज मिले हैं आपको? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो उन तमाम इत्तेहादी जमातों को मुबारकबाद भी देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे एतमाद का इजहार किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इजहार किया, और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। गुजारिश ये है रिंद साहब के जब जब भी इस मुल्क में क्राइसिस हुए हैं, इस मुल्क को दरपेश चैलेंजेस होते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती है और उन बहरानों से मुल्क को निकालती है। आज भी मुल्क की सूरत हाल ऐसी ही है। आप अगर देखें, आईनी बहरान है इस मुल्क के अंदर, मुआशी बहरान है इस मुल्क के अंदर, अदम सियासी इस्तेहकाम है। तो ये सारी चीजें जो है, मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी जैसी शख्सियत जो सबको साथ लेके चलती हैं, जो लोगों पे एतमाद करती है, लोगों को साथ चलाते हैं, तो इन बुरानों से हसन मुर्तजा साहब, ये सारी सिफात जो आसिफ अली जरदारी की हैं उनसे तो हम भी वाकिफ हैं, पाकिस्तान की आवाम भी वाकिफ है। लेकिन जो मेरा सवाल है कि नेशन वाइड जो आपकी कैंपेन थी उसके नतीजे में जो कार्ड जरदारी साहब ने सेट किए थे, आज आप समझ रहे हैं ये उसके नताइज है? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था, लेकिन वो शायद आपने अपने सवाल की हद तक महदूद करने की कोशिश की है। मैं वो सैर को सबाक के साथ बताना चाह रहा था। देखिए, ये कोई भी सियासतदान जो है वो पार्लियामान में पहुंचने के लिए या किसी भी सियासी कामयाबी के लिए वो सब कुछ प्लान करता है। इसमें तो कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो आप कहें और मैं कहूं कि जी नहीं इसलिए नहीं था। ये सारा कुछ इसीलिए करते हैं कि हम इक्तदार में पहुंचे और हुकूमती ऐवानों में पहुंचे ताकि उन इश्यूज को एड्रेस किया जा सके जो अनअटेंडेंट हैं या जिनमें हम
समझते हैं कि ये हम बेहतर हल कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो करने की सलाहियत रखती है, जिस वजह से आज जरूरत मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब की थी। ये था मेरी गुजारिश करने का मकसद। ठीक। अलीगौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन लड़ा, और जैसे कि हसन मुर्तजा ने कहा कि हर जमात ये अपना प्लान बनाती है, गो के आसिफ अली जरदारी साहब का सदर बनना हो या शहबाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनना हो, दोनों जमातों के इश्तराक के बगैर तो मुमकिन नहीं था। लेकिन मान लें इस बात को कि आसिफ अली जरदारी ने अपने पॉलिटिकल कार्ड्स PMLN से बेहतर सेट किए। अलीगौर, शुक्रिया रिंद साहब। देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं अपने भाई शाह साहब को और पूरे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कामयाब हुए और ये पहला बड़ा मरला था प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के बाद जो कि मुकम्मल हुआ है। इसके बाद सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर पार्टी की, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूं हसन मुर्तजा की, कि हर सियासी पार्टी जो है वो मरकज की हद तक कोशिश करती है कि उसको बड़ा मैंडेट मिले ताकि उसको अपनी पॉलिसीज के मुताबिक जो है वो अमल करने का मौका मिले। लेकिन जिस तरह से कि आपने देखा कि ये एक स्प्लिट मैंडेट था और उसमें भी मतलब जाहिर है कि मरकज में इत्तेहाद के जरिए हुकूमत बन सकती थी, तो लिहाजा हम पीपल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ताउन किया, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करवाया। पंजाब की हद तक हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है, सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है, और मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुसन है कि जाहिर है कि ये तमाम इकाइयां हैं और ये इन इकाइयों का आपस में इत्तफाक होना, और ख़ास तौर पर जिस नहज पर पाकिस्तान के हालात पहुंच चुके हैं और जिस नहज पर 2018 के इलेक्शन से लेकर जो पाकिस्तान की मईशत में तबाहकारियां हुई, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया गया, जिस तरह से 9 मई के वाक़यात किए गए, उसके लिए ज़रूरी है कि अब पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो अपने आप को, जो सही तशरीह में आती हैं सियासी पार्टियां, वो अपने मतलब है कि मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें, ताकि जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान जिन बहरानों से घिरा हुआ है, उनको उनसे निकलने के लिए और उनको किसी मंतकी जो है वो नतीजे तक पहुंचने के लिए वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये फर्ज बनता है कि वो अब इंतशार की सियासत को खैरबाद कहते हुए अब पाकिस्तान की सियासी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। बिल्कुल ठीक। अलीगौर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए चूंकि ज्यादा जिम्मेदारी तो आप पर और हसन मुर्तजा पर ही आयद होती है, आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आप लोगों ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कदम बढ़ाना है और अपोजिशन को अपने पास बुलाने की कोशिश करना है। गो के अपोजिशन बजाहिर अभी तक तैयार नजर नहीं आती। नईम अदर पंचौता साहब हमारे साथ हैं। नईम, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो भी इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें अगर बानी PTI पॉलिटिकल डायलॉग करते सियासी जमातों के साथ, तो आज का सियासी मंजरनामा जरा मुख्तलिफ नहीं होता? नहीं, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की, भाइयों की बातें जो हैं वो सुन रहा था। उन्होंने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, डेफिनेटली सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये देखें कि मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या चल रही है। एक तरफ आप देखें कि इमरान खान साहब को, उनकी जमात को किस तरह से जहां पर बल्ले का निशान छीना गया, तायद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे, सारा कुछ क्रैक डाउन किया गया, हमारे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, उसके बावजूद वाज़ेह अक्सरियत में पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद जमात है जो जीती है। लेकिन आपने देखा कि 8 फरवरी को जो सीटें जीती हुई थी, 9 फरवरी को वो हरा दी गई। मैं खुद 8 फरवरी को जीत रहा था, मुझे खुद 9 फरवरी को हरा दिया गया। अब अवान के अंदर जाकर वजीर आजम का इंतखाब हो या वजीर आला का हो या सदर पाकिस्तान का हो, तो जब सबसे पहले तयन ये करना है कि कौन से लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जनाब वो जीते हुए हैं। जब वो ही प्रोसेस जो है वो पेंडिंग है और उसके मुताबिक धांधली से फॉर्म 47 के तहत ये लोग जीत कर, तो वो उसकी लीगैलिटी क्या होगी, उस वोट की जो वोट दे रहा है उसकी लीगैलिटी क्या होगी। और दूसरा सवाल ये होता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जी फैसला दिया है कि
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई, तो लिहाजा सीटें जो है इनको नहीं दी जा सकती। अब ये सीटें हैं ये दूसरी पार्टियों को दी जाएंगी। लेकिन नहीं, मेरा सवाल नहीं, बिल्कुल आपका नैरेटिव अपनी जगह पे है। मेरा जो आपसे बुनियादी सवाल था, चूंकि हमने ये चीज़ें देखी, हमने रिपोर्ट की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पॉलिटिकल डायलॉग के लिए एक कमेटी बनाई। मेरी मालूमात के मुताबिक पीपल्स पार्टी चाहती थी पीटीआई से बात हो। आप लोगों ने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात करना ही, जिसे कहते हैं, गवारा नहीं किया। आज आप मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई से तो बात कर रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से तो आप बात करने को भी तैयार नहीं थे। अगर बात करते, हो सकता है आज पॉलिटिकल अलायंस पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का ना होता, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का होता। देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त पोजीशन ये है कि जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी से या नून लीग से या किसी जमात से किया जाए या क्यों नहीं किया जा रहा, सबसे पहले ये देखना है कि अवाम ने 5 साल के बाद वोट देना है और अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर अगर किसी और को जिताया जाएगा तो जो हमेशा कानून की बालादस्ती की बात करता है, लोगों की बात करता है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करता है, मुल्क को आगे ले जाने की बात करता है, सियासी इस्तेकाम की बात करता है, माशी इस्तेकाम की बात करता है, वो कैसे इस बात को इग्नोर करे कि उनके मैंडेट के ऊपर डाका डालने वाली पार्टी के साथ ये कहते कि ठीक है जी आपने डाका डाला है वो ठीक है, हम लेकिन नहीं, ये डाका अभी तक साबित भी तो नहीं है। अगर, सॉरी टू से आपकी बात को काट रहा हूं, बार बार कह रहे हैं डाका डाला गया, डाका डाला गया, डाका डालने को साबित करना भी रहता है, ये आपका नैरेटिव है। और अगर नैरेटिव फॉर्म 45 का है तो कल हमने दिखाया है फॉर्म 45 तो केपीके में भी टेम्पर हुए हैं। हम ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि फॉर्म 45 वो चीज होती है जो रिजल्ट होता है, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो रिजल्ट देता है कि ये वोट बने हैं उसे फॉर्म 45 कहते हैं। और जो रिजल्ट पूरे हल्के से कलेक्ट करके एक आरओ के पास जाते हैं वो एक फॉर्म बनाता है, उसे फॉर्म 47 कहते हैं। फॉर्म 45 में हमारे जीते हुए लोग हम लेकर फॉर्म 45 फिर रहे हैं। दूसरी जमातें भी कहती हैं कि पीटीआई जीत गई है, लेकिन वाहिद जो फायदा लेने वाले हैं पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना इलेक्शन कमीशन में जाएं, उधर जाएं। आप से मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जो ये कहना, लाजमी सी बात है, इलेक्शन रूल्स के तहत जाके आपने साबित तो वहीं करना है। आप मेरे सवाल की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं हसन मुर्तजा को दोबारा शरीक गुफ्तगू करूं, चूंकि मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उस सवाल की तरफ नहीं आ रहे। हसन, जो बात नईम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर आप हुकूमती जमातें ऑफर करें कि 4 हल्के हम अपने खोलते हैं, 4 हल्के पीटीआई के हमारी मर्जी के खोले जाएं और पीटीआई बताए हमारे कौन से 4 खोलने, जरा मामले को आगे बढ़ाएं? देखिए, मेरी रिन साहब गुजारिश ये है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि इस धांधली को जिस पे इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पे पर्दा डाला जाए। मैं आज ओपनली कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि इस पे कोई आला कमीशन कायम कर दिया जाए जो इसकी तहकीकात अपनी सतह पर करे और गैर जानिबदार वो तहकीकात हों और उसको मंजर आम पे लाया जाए। जहां तक ताल्लुक है फॉर्म 45 और 47 का, अब इसका किसी टॉक शो में बैठ के तो फैसला नहीं किया जा सकता कि फॉर्म 45 के मुताबिक 47 है या उससे डिफरेंट है। उसके लिए अवेलेबल फोरम जो है उस पे ये तशरीफ ले जाएं, उसमें ये बात करें, उसमें अपना मुद्दा बयान करें, वहां पे जो डिसाइड होगा। अब कोई फैसला भी आप कहें कि गली में हो या मोहल्ले में हो, क्या 2018 के जो इलेक्शंस थे नहीं हो उस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे? क्या हमने गली मोहल्लों में कहा था कि आओ फॉर्म 45 देखो और 47 हमारा ठीक कर दो? इसके लिए हम भी गए, हमें इंसाफ मिला ना मिला वो सारी कौम को पता है। अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है ना पीएमएलएन ने की है, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, अगर उसकी तरफ से कोई जानिबदारी हुई है तो पीपल्स पार्टी तो उसमें बिल्कुल कहती है कि जी तहकीकात होनी चाहिए और जो हकायक हैं वो सामने लाए जाएं। अब जहां पे बेनिफिशरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सिंध के अंदर, तो वहां हम आज भी इन्हें ऑफर करते हैं कि हमारे जितने हल्के कहें हम खुलनाने को तैयार हैं, हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। जो सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं उनमें से कोई सीट पीटीआई की जीती हुई है तो वो बेशक खोल लें। अब इनका मैंडेट अगर चोरी हुआ है या मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह कह रहे हैं, अगर उनकी बात दुरुस्त मान ली जाए तो मौलाना साहब से तो मैंडेट इन्होंने छीना है, तो फिर हम क्या कहें कि केपी के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो बोगस हैं। अब एक सूबे में ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा है
बाकी सूबों में जहां पे ये हारे हैं ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है। देखिए, हमें इससे निकलना होगा। अली गौर, हसन एक मिनट आपको यहां रोकूंगा, अली गौर के पास बाद में जाऊंगा चूंकि नईम से ही सवाल का जवाब लूं। नईम, हसन कह रहे हैं कि वो तैयार हैं सिंध में जहां उनके पास मेजोरिटी, आप जो हल्के खोलना चाहते हैं खोल लें। और उन्होंने कहा, बहुत अच्छी मिसाल उन्होंने दी कि अगर केपीके का मौलाना भी कह रहे हैं धांधली हुई है तो मौलाना का मैंडेट तो आपके पास होगा, चूंकि मौलाना केपीके के शेयर को रो रहे हैं। नहीं, बड़ा जबरदस्त किया है जी, खोलने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं। 20 हल्के वहां पर जो कराची में और 2 हैदराबाद की सीटें जो हमें जीती हुई उन्होंने हराई हैं, हम रेडी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर बैठकर ये कहते हैं ये नहीं है ठीक है, तो आप ऐसा करें ना, आप ऐसा करें कि कोई ऐसी जगह तरफैन रख लें जहां पर आप लेकर कराची में नहीं, आपके पास 14 सीटें थी 2018 में। की बात करेंगे, उसकी हम कौन सी रखें, उसका फोरम मौजूद है। आपको डिस्क्वालीफाई हो तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करनी हो, फॉर्म 45 जो है अपलोड ना करने हो या फैब्रिकेशन करके उन्होंने अपलोड करने हो, जो कि पूरे जहान ने देखा कि किस तरह से 378 को 1378 बनाया गया। तो ये सारी दुनिया ने देखा, तो उसके बाद उन्होंने वो सारी चीजें वहां से डिलीट कर दी। ये सारी कौम के सामने है और ये कौम से अगर भागने की कोशिश करेंगे तो 2018 भागने नहीं देंगे। कल इसीलिए कल हम पूरा अमन एहतजाज की पूरे पाकिस्तान में हमने कॉल दी है कि मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डालने देंगे। और उस सदर के इलेक्शन का, उस वजीर आला के इलेक्शन का, उस इलेक्शन की क्या वैल्यू जिसमें जो वोटर डाल रहे हैं वो वोट जीत के वो अवाम की ताकत से आई नहीं है, वो डील करके आए। उन डील वाले वोटरों की क्या वक़्त है? लीगल तो कोई उसकी वक़्त नहीं है। मखसूस सीटें जिस तरह से छीनी गई हैं हमारी, देखिए हमारा हक था और आइन में किसी जगह की पे नहीं लिखा हुआ कि किसी पार्टी की सीटें, हमें कहते हैं ये आजाद हैं, इनकी सीटें नहीं बनती। मुझे आइन में या किसी जगह पे कानून में दिखा दें कि किसी और जमात की बनती, किसी और जमात की नहीं बनती। लेकिन इन्होंने कोई लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई। वहां पर इनको कैसे इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप नई लिस्ट दे दें और आपको सीटें दे दें? हमारी नहीं तो लिस्ट तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी जमा नहीं कराई और जितने जो कवानीन के तहत जो चीजें वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी पूरी नहीं है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। देखें किस चीज के हवाले क्या बात करें जी? मैंने कहा, आपने कहा इन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई, लिस्ट तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी वहां नहीं थी। यहां तक कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह खुद आजाद इलेक्शन लड़े हैं। देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो इन्होंने हमारे साथ किया, बल्ले का निशान मुझे दिखा दें कि किसी पार्टी से बल्ले का निशान, ANP ने इलेक्शन ही नहीं करवाया, उसको निशान दे दिया गया। और जिस तरह से इलेक्शन हमारे हुए, कोई सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं मिल सकता तो क्या कर सकते हैं सर? फिर दूसरी बात, आपने देखा कि टिकट्स जमा करवाने से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी कि इनका बल्ले का निशान लिया जाता है। ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की गई कि PTI को क्रैश कर दिया, क्रैकडाउन कर दिया जाए कि बिल्कुल ये फारिग इस जहान से चली जाए। इनका दिल ये था कि सिर्फ ये आपस में ही खेलें, इलेक्शन के अंदर एक दूसरे को गालियां निकालें, जो ही इलेक्शन खत्म होता जाए तो फिर एक दूसरे को जप्पी डालें कि हम भाई भाई और मुल्की मफाद के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे तो एक दूसरे को हमने चोर चोर कहना है। तो ये ड्रामे जो है ना, अवाम जाती है और इसी का अवाम ने गुस्सा निकाला इलेक्शन के अंदर। अब लिस्ट की बात हम वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि दिसंबर के अंदर PTI ने लिस्ट जमा करवा दी थी, जनवरी में बल्ले का निशान छीना गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जब हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके बाद हमने कहा कि हमें लिस्ट जमा करवानी, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, 52% खवातीन यहाँ पर पाकिस्तान की वोटर्स हैं, उनका हक छीनने की जो कोशिश की जा रही है और किसी और को दी जा रही है। जिन्होंने लिस्ट, अच्छा इन्होंने कौन सी लिस्ट जमा करवाई है? इन्होंने क्या वो लिस्ट जमा करवाई थी जो इनको दी गई है? हमने लिस्ट जमा नहीं करवाई, हमसे वो सीटें ली जा रही हैं। लेकिन चले एक छोटी सी ब्रेक नहीं लेता हूं, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं PTI ने दिसंबर में लिस्ट दी थी, लेकिन आप मांग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें रहे। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, इस पर बात करते हैं और अली गौर से पूछूंगा कि उनके पास भी कोई फॉर्म 45 टेम्पर्ड रखे हुए हैं या उसका वो कैसे निशाना बने। अली गौर से ये सवाल पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने अली गौर बलोच के सामने ही सवाल रखेंगे। अली, इन इलेक्शंस में जहां बहुत से लोगों को शिकस्त हुई, उनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, आपको भी शिकस्त हुई, आपके पास कोई फॉर्म 45 तो नहीं रखे जो टेम्पर्ड है? बात ये है, पहली बात तो ये है कि मेरे इलेक्शन में बड़ी थिन मेजॉरिटी थी इनकी और उसके लिए रिकाउंटिंग कानूनी तौर पर जरूरी थी और मैंने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी और इनकी चोरी पकड़ी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं
कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं था जो मेरी कामयाबी की खबर नशर ना कर रहा हो। और मेरी 3500 की लीड थी, वो इन्होंने 10 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स नेक्स्ट डे 2 बजे तक नहीं पहुंचे और इन्होंने गड़बड़ की जिसकी मैंने निशानदेही की और वो चोरी सरेआम 3 दिन लगे उस रिकाउंटिंग पर और वो पकड़ी गई और अल्हम्दुलिल्लाह 3000 वोट से मैं कामयाब हो चुका हूँ। दूसरी अभी आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है अली? मैं जी बिल्कुल, वो ECP में है मामला, वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो सबसे बड़े दावे कर रहे हैं, सबसे बड़े वोट चोर तो ये हैं। इनको 2018 का इलेक्शन भूल गए जो ये RTS सिस्टम के जरिए इन्होंने चोरी किया था। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से इस बात को चैलेंज करता हूं कि 2018 के इलेक्शन में इमरान नियाज़ी खुद इलेक्शन हारा था लाहौर के हल्के से, ख्वाजा साद रफीक साहब कामयाब हुए थे और उनके फॉर्म 45 को चेंज करके इमरान नियाज़ी को जितवाया गया था। अली भाई, अली सॉरी 2018 में अगर कुछ गलत हुआ, 2024 में गलत को उसके साथ जस्टिफाई करना आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर को अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे जो सवाल किया, आपने जो अपनी बात की वो बहुत अच्छी। मैं उस तरफ ही आ रहा हूं ना, मैं ये बता रहा हूं कि एक्चुअली ये वोट चोर सबसे बड़े ये खुद हैं और ये उसमें माहिर हैं। और जिस तरह से कि हसन मुर्तजा ने भी बात की कि अभी जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं वोट चोरी की, तो जाहिर है मौलाना साहब का तो जो वोट बैंक है वो KPK में है, सही, और बलूचिस्तान में है, सही, तो वो फिर उधर ये किस तरह से हुकूमत बनाकर आए हैं। और 2018 में हमें तो हमारे तो पंजाब में बाद एक अक्सरियत थी, असेंबली में भी हम अक्सरियत के साथ पहुंचे थे, वहां पर भी हमारी हुकूमत ना बनने दी गई। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अली आपका सबसे नहीं है, अली एक मिनट सुन ले जी अली सर मेरी गुजारिश सुन ले, मुझे आपने पहले भी कम टाइम दिया है जी अली, गुजारिश सुन जी अली। देखें 2018 में भी ये वोट चोरी करके आए थे, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, सही। लेकिन बात ये है कि अगर इनके पास कोई सबूत है तो पाकिस्तान में मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, ये उन फोरम्स के ऊपर जाएं और 9 मई जैसे वाकयात को दोबारा इंतशार की तरफ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम कल एहतजाज, ये नाम पुरअमन एहतजाज का करते हैं और उसके पसे पर्दा इनकी स्टोरी ये होती है कि ये पाकिस्तान में आग लगाना चाहते होते हैं। अली ये इल्जामात की सियासत ही हमें बहुत आगे ले गई है। 2 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। नईम, जो एक पॉइंट अली ने उठाया, उन्होंने कहा कि वो थिन मेजोरिटी से आ रहे थे, रिकाउंट में उनकी चीजें बड़ी हैं, तो फिर अगर इतना ही धांधली ज़दा इलेक्शन था तो फिर अली गौर बलोच को शिकस्त कैसे हुई इब्तदाई नताइज में फॉर्म 45 में? नहीं, काफी लोग अली नईम से नईम को अली सवाल नईम से किया है, नईम को रिस्पॉन्ड करने दें। लाहौर से भी आ रहे हैं, फैसलाबाद से भी। अली 2 मिनट तसल्ली करें, सिर्फ जरा नईम को जवाब देने दें। देखें, बात यह है कि पोजीशन ये हुई इस इलेक्शन के अंदर, जो इनको वहमो गवान थे वो ये थे कि जी वो आ रहा है, लंदन से आ रहा है और कौम की आखिरी उम्मीद, और ये होगा, और गाने थे ये वो, और इमरान खान अंदर चला गया है, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन, उसको लिस्टें ले जाने की भी इजाजत नहीं दी गई कि वो अच्छे उम्मीदवार अपनी मर्जी से मुंतखब कर सके, सारा कुछ कर लिया। लेकिन जो इनके वहमो गुमान थे ना कि वो तो छा जाएगी नून लीग और ये हो जाएगा, प्रैक्टिकली जब ये फील्ड में गए हैं ना तो इन्होंने देखा है कि ये तो मामला सारा और हो गया। हम तो कह रहे थे कि इमरान खान सोशल मीडिया का वजीर आजम है, तो ये तो लेने के देने पड़ गए हैं। 8 फरवरी को आपने देखा कि आपके टीवी चैनल के ऊपर ही कहां पर हमारा 150 क्रॉस कर रहा था फिगर, और जो ही 9 फरवरी होती गई है तो सारे ही रिजल्ट रोक लिए गए और फॉर्म 47 जो है उसके अंदर फैब्रिकेशन जारी कर दी। इमरान खान के हल्के की बात करें ना, मुझे ये बताएं कि किसी जगह के ऊपर इन्होंने चैलेंज किया हो और इमरान खान ने कहा हो कि नहीं मैं बिल्कुल कबूल नहीं करता या मैं खुलवाने की बात के ऊपर आमादा नहीं। KPK में गवर्नमेंट आई है, आपने देखा होगा कि नईम ज़मीनी इलेक्शन हुआ, इमरान खान साहब वाले हल्के में ख्वाजा साद रफीक जीत गए। आप कहते हैं ये सड़कों पर क्या करने आ रहे हैं दोबारा 9 मई। देखें, क्रॉस टॉक ना करें जी, क्रॉस टॉक नहीं, मैं अपनी बारी अली नईम को अपने टर्न पे रिस्पॉन्ड करने दें। मैं खामोश होकर सुनते रहा हूं। ठीक, अली भाई पूरा मौका दीजिएगा। आप एक अली भाई हैं हमारे, अली भाई आप पूरा मौका लीजिएगा। अली भाई हसन भाई भी है।
देखिए आपने धांधली की, अब हमने बोलना तो है ना यार, अब आप हमें बोलने भी नहीं देंगे, ठीक है, तो फिर ये तो कोई तरीकाकार नहीं। पाकिस्तान में आपको अच्छा, मैं फिलहाल धांधली के बयानिए से जरा आगे जाना चाहूंगा। नईम और अली दोनों को रोकता हूँ, कानूनी फोरम्स पर जाएं। नईम और अली दोनों को 2 मिनट के लिए रोकता हूँ। हसन मुर्तजा साहब जरा बात को पॉजिटिव तरफ ले जाते हैं। आसिफ अली जरदारी मफाहमत के लिए जाने जाते हैं, आपको लगता है कि आसिफ अली जरदारी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे जिससे ये कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल हसन मुर्तजा वो कम हो सके? देखें रिंद साहब, आज ज़रूरत है आसिफ अली जरदारी की, आसिफ अली जरदारी की सियासत की, मुफाहमत की, मुल्क को आगे लेके चलने की, इन जो चैलेंजेस हैं इनसे निकालने के लिए, इन बहरानों से निकालने के लिए। देखिए बड़ा हो गया है, लोग सुन सुन के तंग आ गए हैं ये चीज़, इसके लिए फोरम मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि इस पे टॉक शोज होने चाहिए, अदालतें मौजूद हैं, आप जाएं, आज़ाद अदालतें हैं। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं समझता हूँ मेरे साथ धांधली हुई है मेरा, लेकिन मेरे पास एक फोरम मौजूद है, मैं वहाँ जाऊँगा, इंसाफ के लिए मैं कोशिश करूँगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। अब मैं सारी कौम का टाइम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए अगर कर दूँ कि मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, इस तरह मुल्क नहीं चलते। मैं अब भी कह रहा हूं कि इन्हें जहां पे शक है ये उस रेलेवेंट फोरम पे जाएं। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं सिंध में ये अपना करे उस रिजल्ट्स को चैलेंज, जो सीटें ये कह रहे हैं कि उसके बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी है, तो हम अदालत में पेश होने के लिए तैयार है। ये वहां पे साबित करें, हम कौम से भी माफी मांगेंगे, इनसे भी माफी मांगेंगे, और इलेक्शन तो दोबारा होंगे ही होंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आज जरूरत है, हमारी कौम के पास खाने को रोटी नहीं है, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, हमारी मुआशत जो है तबाह हाल है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो खत्म हुई पड़ी है, हमारी इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमें बात करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आसिफ अली जरदारी जो है इंशाअल्लाह ताला वो ऐवान सदर जो साजिशों का गढ़ था, वहाँ पे अब एक जमहूरी सोच का, जमहूरियत का अलमबरदार, जमहूरियत को बचाने वाला, अपने इख्तियारात, जब 2008 से 13 तक वो सदर थे तो उन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामान को दिए थे। आज वो शख्स दोबारा पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि वही शख्सियत दोबारा जो है वो रिपीट हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला जनाब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अपना जो आईनी किरदार है वो अदा करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अदा करेंगे। नहीं, जो बात की है हसन मुर्तजा ने, उन्होंने कहा जो रेलेवेंट फोरम्स हैं, और रेलेवेंट फोरम्स में हो सकता है आप कहें कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, मान लिया आपके इस बयानिए को 1 मिनट के लिए नहीं, लेकिन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो हाई कोर्ट के जजेस के मातहत हैं, वहां से अगर आप लोग धांधली साबित करते हैं तो हसन मुर्तजा ने कहा कि दोबारा री इलेक्शन हो जाएगा, और वो तैयार हैं उस सारे ब्लेम को फेस करने के लिए उन रेलेवेंट फोरम्स पर जहां जो ब्लेम्स आप लगा रहे हैं इस वक्त। नहीं, देखिए गुजारिश ये है, इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हो, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म सितम किया गया और फंडामेंटल की राइट्स, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने वो दरख्वास्त ही नहीं सुनी, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारी दरख्वास्त ही नहीं सुनी। हम जो दरख्वास्त लेकर गए उसके ऊपर हमारे खिलाफ फैसला दिया, बल्ले का निशान हो, इमरान खान की जमानतें हों या इमरान खान साहब की सजाएं हों, आपने देखा कि यके बाद दीगरे जो सारा सिलसिला पूरी कौम ने देखा। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप ट्राइब्यूनल में चले जाएं, ट्राइब्यूनल बन गया है जी, अब ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, इतने तक 5 साल गुजर जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हम हलफ के ऊपर आपकी प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी हलफ दें और कौम के सामने रखें, कोई ऐसी जगह जहां पर आप लाइव सारी चीजें दिखाएं, कौम के सामने रखें, फॉर्म 45 लेकर आए, हम भी लेकर आते हैं, ठीक है जी। अगर हम झूठे पड़ गए तो हम कहेंगे कि जी आप सच्चे हैं। नहीं, आप खुद भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, टीवी पे लाइव दिखाने से मसले का हल तो नहीं निकलेगा जब तक स्टूडेंट ऑफ लॉ जाके उसे रेलेवेंट फोरम पे प्रूव नहीं करेगा। कैसे देखें, आंखें तो कोई अंधी नहीं है ना। फॉर्म 45 है क्या? सिंपल सी बात है, फॉर्म 45 है, ये एक वर्ड्स है जो कि लीगल लैंग्वेज में फॉर्म 45 बेसिकली रिजल्ट है फॉर्म 45। फॉर्म 47 है कि पूरे हल्के की कैलकुलेशन करनी है। 45 पे हम जीते हुए हैं, 47 में हमें हरा दिया जाता है।
और जो रिजल्ट है 14 दिन के अंदर ठीक हो गया। आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ही नैरेटिव पे रहेंगे और परफॉर्मेंस या जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नैरेटिव से डिफरेंट नहीं रखेंगे। अली गौर, इस वक्त जो आपका चैलेंज है, चूंकि फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर आपका आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट है, आने वाले दिनों में फेडरल कैबिनेट बननी है, चैलेंजेस को अली गौर पीएमएलएन कैसे फेस करेगी? सुना है वजीर खजाना भी चेंज कर रहे हैं, वजीर दाखिला भी चेंज कर रहे हैं, तो क्या पूरी टेक्नोक्रेट कैबिनेट ला रहे हैं अली? देखिए, बात टेक्नोक्रेट कैबिनेट की नहीं है, ये मरकज में एक इत्तेहादी हुकूमत है और जाहिर है कि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो किसी भी मतलब है कि वो पोर्टफोलियो किसी भी मतलब है कि वो जिस बंदे को मुनासिब समझे वो उसको दे सकते हैं। जहां तक अगर आपका इशारा इसहाक डार साहब की तरफ है तो उनको भी काबीना में बड़ी नुमाया जो है वो पोजीशन दी जाएगी और जाहिर है कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब मुनासिब समझेंगे वहां पर किसी भी शख्स की वो खिदमात हासिल की जा सकती है। तो मोहसिन नकवी साहब को ला रहे हैं वजीर दाखिला या मुशीर दाखिला? इसका फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है और जाहिर है कि वो वही मुनासिब समझते हैं। जब तक कि कोई फैसला सामने ना आ जाए, जाहिर है पहली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे तो तमाम जो उस तरफ मरकूज थी, मेरा ख्याल है कि आइंदा 24 घंटे के अंदर जो है वो काबीना उठा लेगी, वफाकी काबीना। सही। और जहां तक ये धांधली का जो ढंडोरा पीटा जाता है, असल में ये 2013 से अली भाई जरा आखिरी 2-4 मिनट है, मैं चाहूंगा काबीना की तश्कील पर ही आपको रखूं। धांधली का नैरेटिव इतना हो चुका है आवाम में, मैं कह रहा हूं जरा काबीना पे आ जाए अली काबीना पे आ जाए। मेरे कुछ सवालात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों को कैबिनेट में अगले चंद महीनों में ज्वाइन कर सकती है, आप मना लेंगे उन्हें? देखिए, बात मनाने या ना मनाने की नहीं है, हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपने सियासी फैसले क्या करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होना चाहिए तो हम तो ऑलरेडी उनको दावत दे चुकी है हमारी लीडरशिप। अगर वो आना चाहेंगे तो हम उनको वेलकम करेंगे और अगर वो शामिल होंगे तो बिल्कुल। आपने जिस तरह से कि मैं 2 दिन पहले जो मतलब है कि पार्लियामेंटेरियन के दाद में एक डिनर था, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में इस चीज का इजहार किया कि हम शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हुए, सही, और हमारी पूरी सपोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ होगी। तो जाहिर है कि इसमें ये फिर बातें करना कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल है या नहीं है, वो मेरा ख्याल है कि वो उस पार्टी के लीडरशिप का अपना फैसला है, लेकिन वो इस मौजूदा हुकूमत को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो कामयाबी है वो पीएमएलएन ने उनको सपोर्ट किया है और मैं समझता हूं कि ये 2 बड़ी पार्टीज हैं और साथ बाकी दीगर इत्तेहादी पार्टीज भी हैं। और ये अब उस वक्त जो कि 2018 से लेकर जो पाकिस्तान को माशी तबाही से दोचार किया गया एक आरटीएस ज़दा हुकूमत ने, उन चैलेंजेस से निकलने के लिए अब इस हुकूमत को जो है वो जाहिर है कि बड़े चैलेंजेस हैं। ये तमाम पार्टीज का हक बनता है कि वो मिलकर कोशिश करें ताकि पाकिस्तान को उन बहरानों से निकाला जाए जिनमें पाकिस्तान गिरा हुआ है, और उसके लिए सियासी तदब्बुर और सियासी बसीरत की जरूरत है, एक बड़ी मेहनत की जरूरत है और हमें वहां पर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक संजीदगी का मुजाहरा करना है और इंशाअल्लाह ताला इसी रास्ते के ऊपर जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ठीक मां सिवाय चांद जत्थों के जो के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वैसे ये एक जुमला ऐड ना करते कितनी मुस्बत एक जुमला ऐड ना करते कितनी मुस्बत बात कर रहे थे। मैं मामले को आगे मुस्बत चलाना चाह रहा था लेकिन फिर आपने आखिरी जुमला ऐड किया। हसन मुर्तजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले पर कायम रहेगी बजट तक या बजट के बाद कोई इसमें रद्दोबदल हो सकता है? क्योंकि इत्तलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक थॉट मौजूद है कि जब हम हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं तो हमें फेडरल कैबिनेट का भी और हिस्सा होना चाहिए, पंजाब कैबिनेट में भी शेयर लेना चाहिए। आप इसको तस्दीक करेंगे या आप समझते हैं कोई थॉट ऐसी मौजूद ही नहीं है कि कैबिनेट को ज्वाइन करना है? हसन मुर्तजा साहब, 2 मिनट अगर मुझे शायद साहब थोड़ी सी एक चीज अर्ज करने के लिए दे दें तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। गुजारिश ये है कि जिस तरह इजाजत है मोहतरम भाई पंजोता साहब कह रहे थे जी कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उन्हें कहा
कि आपके पास मैंडेट है, आपके फिगर्स जो है वो सबसे ज्यादा है, आप हुकूमत बनाएं, आप चाहे मौलाना साहब को साथ मिलाएं, चाहे किसी और को मिलाएं, आप हुकूमत बनाएं और इस मुल्क का जो निज़ाम है इसको आगे चलाएं। उसमें आपके पास हुकूमत होगी, आप जो हल्का मर्जी खुलवाएं, जो हल्का जहां पे आपको धांधली का शक हो वो भी दूर करे, सारा कुछ करे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे, ये इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इन्होंने उस पर यही कहा कि धांधली धांधली धांधली, यही हम 5 साल खेलेंगे और ना इनको हुकूमत करने देंगे, ना इनको हम आगे चलने देंगे। इनकी हुकूमत फ्लॉप मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है हसन मुर्तज़ा साहब, मेरे सवाल का अगर जवाब दे दें, कैबिनेट में आ सकते हैं या कोई थॉट मौजूद? ये चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, एक सेकंड अगर मुझे दे दें तो जी, पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया जी कि पीएमएलएन के पास मैंडेट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, हम उसे किसी भी तकलीफ के बगैर कहें कि वो हुकूमत बनाए। सीईसी ने यह फैसला किया, हमने उनको सपोर्ट किया। सीईसी उसको रिव्यू करे, रिविजिट करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कर लेगी, इसमें कौन सा हरफ आखिर है। लेकिन फिलहाल हमारा ये फैसला है। बिल्कुल ठीक हो गया। हसन मुर्तज़ा साहब आपका और अली गौहर बलोच साहब आपका, नईम अदर पंचोता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाजरीन, आज जिस शख्स आसिफ अली जरदारी ने दूसरी बार ऐवान सदर में जाने के लिए इलेक्शन जीता है और वो दोबारा सदर की कुर्सी पर विराजमान होंगे, ये भी एक सियासी तारीख है कि 1983 में पहली मरतबा जब वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस इलेक्शन में उन्हें शिकस्त हुई थी। बल्दियाती इंतखाबात से सरबराह मुमलिकत तक का सफर आसिफ अली जरदारी का कैसा रहा, ये हमने अपनी आंखों से देखा है और आने वाले दिनों में देखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में जो हेल्थ कार्ड का मामला है वो डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी बहस व मुबाहिसे के बाद जरा खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे। सेहत इंसाफ कार्ड, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट केपीके में कहती है और उनका यह दावा रहा कि इससे उन्होंने केपीके की आवाम को बहुत से फ़वाइद दिए और केपीके की आवाम उससे मुतमईन है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अपनी महकमा सेहत की बनाई गई एक तहकीकाती कमेटी ने कुछ चीज़ों को देखा है और ख़ासकर ज़िला दीरबाला में जिसे कहते हैं कुछ स्कैंडल सामने आए और इन स्कैंडल्स को सामने आने के बाद बहुत सी चीज़ें मज़ीद मैं सवालात में सामने रखूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा ग्राउंड इन्फॉर्मेशन मुमताज़ बंगेश हैं, ब्यूरो चीफ है 92 न्यूज़ के, उनसे, और इरफान खान है, सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनसे लूँ। इरफान, सबसे पहले चूँकि ये रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत की कमेटी की है, ये रिपोर्ट किन बातों की निशानदेही करती है और आपको कैसे लगता है कि ये एक स्कैंडल है? बहुत शुक्रिया सर। ये रिपोर्ट जो है धीर में एक मेडिकल सेंटर है, इखलास मेडिकल सेंटर के नाम से, कि उससे मुताल्लिक कुछ शिकायत आई हैं कि इसमें एक साल में जितने भी सर्जरीज हुई हैं उसमें कोई 1800 के करीब सर्जरीज जो हैं वो सिर्फ अपेंडिक्स के रिपोर्ट किए गए हैं या वो हुई हैं। इस अस्पताल से मुताल्लिक जो वहाँ के उस टाइम के MS थे, सरकारी अस्पताल के MS थे, DHQ हॉस्पिटल, तो वहाँ उनके MS का जो ये मुश्तरका मलकियत है, ज़ाती अस्पताल है, 2 डॉक्टर्स का, सर्जन है, एक MS जो सरकारी अस्पताल में है, लेकिन ये उनका एक निजी अस्पताल है जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट उसमें आता है, ज़िम्मे में भी आता है। इस हवाले से जब यहाँ पर सर्जरीज बहुत हो रही थी और शिकायत आ रही थी तो एक महकमा सेहत ने फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी। लेकिन ये कमेटी उस वक्त तश्कील दी गई कि जब ये इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई थी। यानी इस फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पे आप देख लें तो इस पे अप्रैल 2023 की डेट लिखी गई है और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील हुई थी ये 18 जनवरी 2023 में खैबर पख्तूनख्वा तहलील की थी। तो ये उसके बाद है। तो ये हेल्थ कार्ड यानी सेहत कार्ड प्लस जो है उसमें ये स्कैंडल सामने आया है कि एक अस्पताल में अगर एक साल में 2200 सर्जरीज होती हैं तो उसमें 1800 या 1800 से ज्यादा सर्जरीज अपेंडिक्स की केस से होती हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें तमाम नंबर्स दिए गए हैं और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है उन्होंने उसमें निशानदेही की है जो उनको रिकमेंडेशंस हैं। यकीनन आपने उसको पढ़ा भी होगा कि उसमें इस तरह संगीन किस्म के उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। तो सूरत हाल है कि जब, लेकिन इरफान इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है जो अपेंडिक्स की शरह सिर्फ दीरबाला में बताई जाती है वो पाकिस्तान तो छोड़ें दुनिया भर में सबसे ज्यादा लग रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह के ऑपरेशन हुए हैं।
एग्जैक्टली बात वहीं से शुरू होती है कि एक अस्पताल में या एक ही उस महदूद इलाके में एक ही मरज के इतने ज्यादा लोग किस तरीके से आ रहे हैं कि जब दुनिया भर में उसकी इतनी शरह नहीं है या रेशो नहीं है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन में ये सारी चीजें फिर वाज़ेह हो गई हैं और उसमें उन्होंने जिन जिन चीजों की सिफारिशात की थी हुकूमत खत्म होने के बाद और फिर उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया है। जाहिर बात है उसके बाद एक निगरान सेटअप चल रहा था और इस बात का इजहार हमारे मौजूदा वज़ीर आला गंडापुर साहब भी कर चुके हैं कि जो सेहत कार्ड के तहत जिन अस्पतालों के साथ मुआहदे किए गए थे उसमें माजी में कुछ गलतियां जरूर हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूर करें। उनकी ये वजह है, ठीक है, लेकिन अगर गलतियां हुई हैं और अगर कौम का करोड़ों रुपया या अरबों रुपए खर्च हुआ है या जाया हुआ है तो उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि आखिरी बिल्कुल ठीक। इरफान, एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। मुमताज, चूंकि ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं दीरबाला से, आपको लगता है कि मजीद कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसी सिचुएशन है या सिर्फ ये एक ही डिस्ट्रिक्ट का मामला है जहां पर एक निजी हॉस्पिटल में के मालकान जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी परफॉर्म करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की इरफान ने, या आपको लगता है नहीं ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में मामला हुआ है और वो पॉपअप हुआ है और उसके बाद उस पर तहकीकात हुई है? मुमताज। शुक्रिया शाहिद साहब। ये असल में ये एक हॉस्पिटल का तो एक वाकया है, एक पर्टिकुलर ये एक निजी हॉस्पिटल के बारे में ये रिपोर्ट आई है और ये जिस तरह इरफान ने बात की ये ठीक है, इसकी इंक्वायरी तो बाद भी हुई है, लेकिन ये जो डेटा है ये 2022 का डेटा है जो लिस्ट हुकूमत के पास जो इंक्वायरी कमेटी है उसके पास भेजी गई है। 2602 लोग जो हैं वो 2022 का डेटा है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त हुकूमत मौजूद थी और बाकायदा तौर पे हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे और ये इस किस्म का जो स्कैंडल जो था ये उस वक्त का है। तो ये कहना कि उस वक्त हुकूमत नहीं थी, ये उस वक्त की हुकूमत खुद को इससे मुबर्रा करार नहीं दे सकती। और रही बात आपके सवाल का कि ये एक वाहिद एक सिंगल वाकया नहीं है बल्कि उसमें कई फ्लॉज है। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने जिक्र किया दीर में तो ठीक है, मतलब आम रेशो ये है कि 1000 में से कहीं एक बंदा अपेंडिक्स का मरीज होता है, लेकिन इसमें जो है एक महीने में 5 ऑपरेशन इस डॉक्टर साहब ने किए। 773 ऑपरेशन जो है वो इस निजी अस्पताल में किए गए और इसी डॉक्टर ने 330 ऑपरेशन जो है जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो सेहत इंसाफ कार्ड का जो एक दूसरा बड़ा मसला है वो जो इससे भी ज्यादा संगीन है वो ये है कि मुझे कम से कम ये नहीं पता कि जो 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की जानिब से मुझे एक सहूलत दी गई है कि मैं इस पे इलाज कर सकता हूं कि क्या मेरे सेहत कार्ड में 10 लाख के 10 लाख मौजूद है या नहीं। कोई ऐसा तरीका कार्ड नहीं है। कोई जब हॉस्पिटल जाता है तो उसे ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड वो रख लेते हैं और वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड तब तक उनकी कस्टडी में रहता है जब तक कि वो मरीज वहां से डिस्चार्ज नहीं होता। अब अगर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उनके पास गया है, अगर उसके अखराजात जो हैं वो फर्ज किया 30,000 रुपए आते हैं और वो उस पर कोई बड़ा ऑपरेशन भी साथ एक महीने बाद या चंद दिनों बाद या उसी एडमिशन के दौरान अगर शो कर लेता है तो क्या ऐसी मतलब तस्दीक का कोई ऐसा कोई जरिया है कि जिससे उस मरीज को पता चल सके कि वाकई उसका जो ऑपरेशन हुआ है वो 30,000 रुपए वाला नहीं है बल्कि एक और ऑपरेशन भी। एक सवाल और आपसे रखना चाहूंगा, चूंकि मुमताज एक सवाल आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया कि क्या 30,000 की पेमेंट ही ली जाती है या उससे ज्यादा ली जाती है, वो एक अपनी जगह पे नुक्ता है। लेकिन एक सवाल, चूंकि मैं इस रिपोर्ट को जिस वक्त पढ़ रहा था उसमें यह तासुर मिला कि जो पहले जो ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में हो रहे थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को शिफ्ट हो गए। तो क्या सरकारी हॉस्पिटल्स का सिस्टम बिल्कुल ही बंद करने का फैसला कर लिया गया है कि सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए आपने जो ट्रीटमेंट करवानी है निजी हॉस्पिटल से करवाएं, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर ही वहीं पर आपको ट्रीट कर देगा? पिछली हुकूमत जो थी उसमें ये नुक्ता उठाया गया था, लेकिन उसमें मसला ये था कि ये अपनी मर्जी से अस्पतालों को कुछ को पैनल से निकाल लेते थे और कुछ को पैनल में डाल लेते थे। कहा यह जा रहा था कि जो उनका क्राइटेरिया है उसके मुताबिक चूंकि अस्पताल उनके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता तो इसलिए उस अस्पताल को निकाल दिया, उसकी जगह किसी और को डाल दिया। न सिर्फ सरकारी अस्पतालों के साथ ये सिलसिला चलता रहा बल्कि निजी अस्पतालों में भी जो उनकी अपनी मर्जी के जो हॉस्पिटल थे वो उसमें डाले जाते रहे और जो वो नहीं थे उनको निकाला जाता रहा। हालांकि कई ऐसे स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स भी थे
कि जो पैनल से निकाल दी गई या उनको वार्निंग दी जाती रही कि आपको पैनल से निकाला जाएगा। तो ये एक टेक्निकल फ्लॉ जो थी ये उसमें थी कि उसकी मॉनिटरिंग का कोई तरीकाकार नहीं था। अगरचे उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर के नोटिस में भी ये बात लाई गई थी, लेकिन उस वक्त उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अब मौजूदा वज़ीर आला की तरफ से ये जो इरफान ने बात की, उनकी तरफ से ये इशारा दिया गया है। अच्छा, इसमें शायद साहब एक और फ्लॉ भी है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में हर शख्स आखिरी 5 सेकंड आपके पास, जरा जल्दी बताइएगा। जी इस्तेफादा कर सकता है, लेकिन मसला यह है कि जो सरकारी मुलाजिमीन है उनको भी सेहत की सहूलत मैसर है। मुमताज मंगेश, इरफान खान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज से हम सवाल मजीद करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो दीर बाला का स्कैंडल है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है उस प्रोजेक्ट के हवाले से जिसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना खैबर पख्तूनख्वा में कहती है। इसकी मजीद तहकीकात अगर होंगी तो मजीद चीजें भी सामने आ सकती हैं और सिर्फ एक दीर बाला नहीं, कई अजला में इस तरह के स्कैंडल सामने आ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।